हेलो वन वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस नए वीडियो में। आज भी हम 10 नए वर्ड्स देखेंगे, एक एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे और लास्ट में ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जैसे हम रोज कर रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास टुडे। क्या है आज हमारे पास? द फर्स्ट वर्ड वी हैव टुडे इज टेम्पटेशन। कौन सा वर्ड है? टेम्पटेशन। तो पहले वी विल रीड द सेंटेंस एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड द मीनिंग। I couldn't resist the temptation to read the letter. मैं लेटर रीड करने का टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर पाया। रेजिस्ट नहीं कर पाया मतलब उसको रोक नहीं पाया। रेजिस्ट करने का मतलब होता है रोकना। अभी किसको रोक नहीं पाए? टेम्पटेशन को रोक नहीं पाया। अब टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है? टेम्पटेशन मतलब होता है कोई चीज करने की बहुत इच्छा होना, दिल ललचाना जिसको हम कहेंगे ना, दैट इज कॉल्ड टेम्पटेशन। हमारे सामने अगर मिठाई आ जाए ना, दिल ललचाता है, दैट इज कॉल्ड टेम्पटेशन। वो बहुत खाने की इच्छा होना। अभी सर्दी खांसी बहुत हो गई है लेकिन फिर भी अगर कोई आइसक्रीम खा रहा हो तो कैसा लगेगा? बहुत खाने की इच्छा होगी तो यू विल बी टेम्पटेड टू ईट आइसक्रीम, राइट। तो जो तुम्हारी वो इच्छा है उसको बोलेंगे अपन टेम्पटेशन हो रहा है बहुत, यानी वो करने की इच्छा या खाने की इच्छा हो रही है। तो टेम्पटेशन इज अ नाउन, है ना। TION जिसको लग गया, दे आर ऑल नाउन। तो टेम्पटेशन भी एक नाउन है। मतलब क्या है टेम्पटेशन का? अ थिंग दैट अट्रैक्ट्स और टेम्प्ट्स समवन। मतलब जो तुम्हें बहुत अट्रैक्ट कर रही है, जिसका अट्रैक्शन बहुत है। आइसक्रीम का भी अट्रैक्शन बहुत है। कोई आइसक्रीम खा रहा होगा, भले इधर सर्दी हो गई लेकिन उधर आइसक्रीम खाने की इच्छा होना, तो दैट इज टेम्पटेशन। सिनोनिम क्या होगा इसका? एंटाइसमेंट। कोई तुम्हें एंटाइस करे, आइसक्रीम एंटाइस कर रहा है कि मुझे खा लो। अट्रैक्टिव या अट्रैक्शन बोल सकते हैं। तो टेम्पटेशन कैन बी वेरी सिमिलर टू अट्रैक्शन, दो इट इज स्लाइटली डिफरेंट। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होते सिनोनिम्स में। एंटोनिम क्या होंगे इसके? डिसलाइक, कोई चीज अच्छी नहीं लगना, है ना, या हेट करना या रिफ्यूज करना कि नहीं खाना है, दैट इज रिफ्यूज कर देना। बराबर। तो टेम्पटेशन समझ गया। व्हाट डज टेम्पटेशन मीन? टेम्पटेशन मीन्स ललचाना, ना, दिल ललचाना, दैट इज कॉल्ड टेम्पटेशन। चलो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव टुडे इज पैंडरिंग। पैंडर इज द मेन वर्ड, फिर उसको ING लगा है, पैंडरिंग हो गया वो। लेट अस फर्स्ट रीड द सेंटेंस। द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोटेक्ट लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स एंड स्टॉप पैंडरिंग टू ठग्स। द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोटेक्ट लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। लॉ अबाइडिंग मतलब जो नियम कायदों का पालन करते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉ अबाइडिंग, राइट। एंड व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू? एंड स्टॉप पैंडरिंग टू ठग्स। ठग्स को पैंडरिंग करने से रोकना चाहिए। ठग्स का पैंडरिंग करने से रोकना चाहिए, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। पैंडरिंग या पैंडर करने का मतलब होता है, हम कहते हैं ना, तलवे चाटना या चाटुकारिता करना, दैट इज कॉल्ड पैंडरिंग। चाटुकारिता करना या तलवे चाटना, किसी के पीछे दुम हिलाते हुए घूमना, या यानी जैसे ठग्स ने कहा बस वही सारे काम करना, दैट इज कॉल्ड पैंडरिंग। समझ गए? तो पैंडरिंग का मतलब क्या होता है? टू डू और प्रोवाइड एग्जैक्टली व्हाट अ पर्सन और अ ग्रुप वांट्स। वही करना जो कुछ लोग चाह रहे हैं तुमसे। जैसे आप पुलिस वाले हो, पर अगर कोई बड़ा क्रिमिनल आपसे कुछ काम करवाना चाह रहा है और आप वो कर रहे हो, तो यू आर पैंडरिंग टू दैट क्रिमिनल। यहाँ पे ये वर्ड टू याद रखना, प्रीपोजिशन टू लगता है पैंडर के साथ, तो यू आर पैंडरिंग टू दैट क्रिमिनल। समझ गए? मतलब तुम उसकी चाटुकारिता कर रहे हो, या उसके तलवे चाट रहे हो, या उसके पीछे दुम हिलाते हुए घूम रहे हो, तो पैंडरिंग का मतलब है। समझ गए? तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? पॉलिटिक या फ्लैटर, यानी किसी के सामने बस सर झुका देना, आप बताओ गुरु, जो तुम कहोगे वो करेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्लैटर हो जाना। एंटोनिम क्या होगा इसका? इग्नोर करना, नहीं करेंगे भाई, तुम बोलो तो भी नहीं करेंगे। स्टैंड अप, यानी किसी के सामने सर उठा के खड़े होना कि, है ना, हमारी भी इज्जत है, तुमने जो बोला हम वो नहीं कर सकते। या स्ट्रेटन, या रीढ़ की हड्डी तुम्हारी सीधी होना, आप किसी के सामने नहीं झुकना, का भी मतलब होता है स्ट्रेटन। ठीक है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी सही है मतलब तुम किसी के आगे नहीं झुको। समझ गए? पैंटर का मतलब समझ गया? पैंटर मतलब फिर चाटुकारिता करना। ठीक है, चले नेक्स्ट वर्ड पे।
द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज फॉरफिट, फॉरफिटेड, फॉरफिट का ही फॉरफिटेड बना है और इधर फॉरफिचर किया है, तो फॉरफिचर इज अ नाउन एंड फॉरफिटेड इज अ वर्ब, तो इसी का नाउन फॉर्म यहाँ पे यूज किया है। लेट अस रीड द सेंटेंस फर्स्ट। द कंपनी हैज एग्रीड टू पे $778 million in fines and forfeiture as a part of the plea deal। कंपनी ने किस चीज के लिए एग्री किया है कि वो $778 मिलियन का फाइन पे करेंगे, पहली चीज, और फॉरफीचर करेंगे। फॉरफीचर करेंगे मतलब क्या, उनके पास जो है वो किसी को दे देंगे, दैट इज कॉल्ड फॉरफीचर, दे देना एज अ पार्ट ऑफ लॉस। कुछ गलत किया है तुमने, इसलिए किसी चीज को किसी और को दे देना, दैट इज कॉल्ड फॉरफीचर। समझ गए? एज अ पार्ट ऑफ प्ली डील, कोई प्लीडिंग की थी और वो डील के अनुसार उन पे वो बोला कि तुमने ये गलत किया था ना, तो तुमको अभी इतने $million, $778 मिलियन फाइन करके देने पड़ेंगे और कुछ चीजें फॉरफिट करनी पड़ेगी, तो उन्होंने उसके लिए हाँ कह दिया। तो फॉरफिट का मतलब क्या होता है, समथिंग लॉस्ट और गिवन अप एज अ पेनल्टी फॉर अ फॉल्ट और मिस्टेक। अगर तुमने कुछ गलती कर दी और उसके एवज में तुम्हें कुछ देना पड़ता है, तो उस चीज को तुम फॉरफिट कर रहे हो। आपने मैच फॉरफिट कर दी ये भी सुना होगा, है ना, कि एक टीम समय पे नहीं पहुंची, दोनों टीम्स की मैच थी, एक टीम समय पे नहीं पहुंची, तो उस टीम को जो समय पे नहीं पहुंची उसको मैच फॉरफिट करना पड़ा। फॉरफिट करना पड़ा मतलब उसको छोड़ देना पड़ा और दूसरी टीम को बिना खेले ही जीत मिल गई। पहली टीम जो समय पे नहीं पहुंची थी तो ये सज़ा मिली, जिसकी वजह से उसको मैच गंवानी पड़ी। तो अपनी गलती की वजह से अगर कुछ गंवाना पड़े, दैट इज कॉल्ड फॉरफीचर या फॉरफिट करना। तो फॉरफिट करना ये वर्ब हो गया, ये उसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म हो गया फॉरफिटेड, एंड फॉरफीचर ये हो गया उसका नाउन फॉर्म। क्लियर? एकदम क्लियर है। चलो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एनविसेज्ड। एनविसेज्ड, देखो अभी एनविसेज्ड का मतलब क्या होता है, पहले सेंटेंस पढ़ेंगे फिर मीनिंग देखेंगे। ही एनविसेज्ड ग्रेट सक्सेस फॉर हिज प्रोजेक्ट, उसने उसके प्रोजेक्ट के लिए ग्रेट सक्सेस एनविसेज किया था। एनविसेज किया था मतलब देखा था। अब ये प्रैक्टिकली देखने जैसा नहीं है जैसे आप मुझे देख रहे हो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। देखा था मतलब आप आपके रिजल्ट को कैसा देखते हो, अभी आने का है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद आपका जो सेलिब्रेशन होगा उसको आप कैसे सोचते हो, तो आगे का सोचना यानी एनविसेज करना, है ना, दूर का सोचना, आगे का सोचना यानी एनविसेज करने का, एनविसेज करना ऐसा होता है। तो एनविसेज ये ईडी लगा है मतलब इट इज अ वर्ब। टू हैव बीन क्रिएटिव और इमेजिनेटिव, कुछ आगे की चीज इमेजिन करना कि ऐसा ऐसा होगा, दैट इज कॉल्ड एनविसेज। समझ गए? तो इसका सिनोनिम क्या होगा, क्रिएटेड, इनोवेटेड या फॉर्म्ड। सिनोनिम्स हो। एंटोनिम क्या हो गया इसके, न्यू, फेल्ट, अंडरस्टूड या रिकॉग्नाइज। समझ गए? तो एनविसेज का मीनिंग बेसिक समझ लो। एनविसेज मीन्स कुछ आगे का सोचना या आगे के बारे में देखना, राइट, दैट इज एनविसेज। आई कैन एनविसेज यू पीपल गेटिंग सक्सेस एट द एंड ऑफ दिस ईयर, मुझे ये साल के अंत तक ही आपको सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, दैट इज व्हाट आई कैन एनविसेज। समझ गए भी मतलब? चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज अप्रूवर। अप्रूवर ये वर्ड है, ठीक है। तो पहले सेंटेंस पढ़ेंगे। द सरप्राइज अनाउंसमेंट कुड कॉज एन अप्रूवर इन द पार्लियामेंट। अगर अनाउंसमेंट कैसी की गई, सरप्राइज के तौर पे अगर अनाउंसमेंट की गई तो उससे क्या होगा, अप्रूवर होगा। कहाँ? पार्लियामेंट में। तो अप्रूवर होगा मतलब बहुत लोग चिल्लाएंगे, बहुत जोर की आवाज होगी, बहुत लोग चिल्लाएंगे, बहुत लोगों से रेजिस्टेंस भी आ सकता है। तो अप्रूवर मतलब बहुत जोर से चिल्लाना, सारी गड़बड़ हो जाना और लोगों ने चिल्लाना, दैट इज कॉल्ड अप्रूवर। ठीक है, तो ये हो गया एक नाउन, अ लाउड एंड इम्पैशन्ड नॉइज और डिस्टर्बेंस, जोरों से
टेबल नहीं बजाते क्या, जोर जोर से टेबल बजाएंगे, चिल्लाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे, अप्रूवर। समझ गए? तो जोर से चिल्लाना किसी चीज को अपोज करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, कुछ भी, और जोरों से चिल्लाना, दैट इज कॉल्ड अप्रूवर। सिनोनिम क्या होगा इसका, ट्यूमुल्ट। मतलब ये वर्ड हमने पहले भी देखा था, जहां हमने देखा था टर्बुलेंस के केस में, जहां पे उथल पुथल बहुत हो रही है, बराबर। डिस्टर्बेंस, सिर्फ डिस्टर्बेंस नहीं, विथ लार्ज साउंड, तो ऐसा डिस्टर्बेंस, दैट इज कॉल्ड अप्रूवर। एंटोनिम क्या होगा इसका, अपोजिट। काम, यहाँ पे शांति बनी हुई है। एग्रीमेंट है, अगर एग्रीमेंट होगी तो क्यों कोई चिल्लाएगा, जहां से दोनों तरफ से लोग चिल्ला रहे, दैट इज कॉल्ड अप्रूवर। या पीस, शांति, फिर राइट। चलो गो ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, आ गया ना ध्यान में, अप्रूवर मतलब जोरों से चिल्लाना, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज प्रोफिशिएंसी। वेरी easy word, you must have heard this word many times. Proficiency, ले sentence पढ़ेंगे। Proficiency in the English language is vital in this job. इस जॉब में इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होना बहुत ज़रूरी है। प्रोफिशिएंसी होना मतलब मास्टरी होना किसी चीज़ में, आप उसको प्रोफेशनली करना चाहते हो या कर सकते हो तो यू आर प्रोफिशिएंट, बराबर है। यानी मास्टर हो आप उस चीज में, तब आप किसी चीज में प्रोफिशिएंट होते हो, उसी से बना है प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी ये नाउन हो गया और प्रोफिशिएंट उसका एडजेक्टिव हो गया। प्रोफिशिएंसी मतलब क्या, अ हाई डिग्री ऑफ स्किल और मास्टरी इन समथिंग, राइट। जैसे अगर कोई आपका दोस्त है, वो गाड़ियां रिपेयर करने में बहुत अच्छा है, तो व्हाट विल से दैट ही इज वेरी प्रोफिशिएंट इन व्हाट ही डज, और इन रिपेयरिंग बाइक्स, उसको मास्टरी है वो काम करने में, तब वो प्रोफिशिएंट है। सिनोनिम क्या होंगे इसके, स्किलफुल हो जाएगा, यहाँ पे स्किल दिया है पर प्रोफिशिएंसी मतलब स्किल, राइट, या एबिलिटी, इंटरप्राइज या मास्टरी, जैसे हम पहले बात कर चुके मास्टरी पे। एंटोनिम क्या मतलब हो गया, फेलियर, किसी चीज में हारा हुआ, जमा ही नहीं, या नुकसान हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है, उसकी स्किल धीरे धीरे कम होते जाना, या इनएक्सपीरियंस, ठीक। चलो समझा, नेक्स्ट वर्ड पे चलते। प्रोफिशिएंसी आ गया ध्यान में, प्रोफिशिएंसी मतलब मास्टरी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज क्राइटेरियन। क्राइटेरियन, लेट अस फर्स्ट रीड द सेंटेंस। ये वर्ड तो आप बहुत बार सुनते, बहुत बार। पहले सेंटेंस पढ़ेंगे। फॉर ब्रिटल मटेरियल्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ इज अ वैलिड क्राइटेरियन फॉर डिजाइन, बराबर। फॉर ब्रिटल मटेरियल, जो मटेरियल ब्रिटल है, ब्रिटल मतलब टूट जाने वाले, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जिसमें, वो ब्रिटल हो गए। कांच ब्रिटल है। द टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, वो वैलिड क्राइटेरियन है कि उसका डिजाइन कैसे होना चाहिए, बराबर। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ पे उसका डिजाइन डिटरमाइन करते हैं, तो वो उसका क्राइटेरियन है। तो क्राइटेरियन इज नथिंग बट सिंगुलर ऑफ क्राइटेरिया। हमने क्राइटेरिया ये वर्ड सुना है ना, क्राइटेरिया मतलब पता है आपको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना। तो क्राइटेरिया ये जो है ये प्लूरल चीज हो गई, क्राइटेरिया मीन्स सब कुछ आ गया उसमें। क्राइटेरियन मतलब क्राइटेरिया का सिंगुलर फॉर्म, तो क्राइटेरियन इज नथिंग बट क्राइटेरिया का सिंगुलर, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो क्राइटेरियन यानी प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग में बी जज्ड और डिसाइडेड। जैसे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या होता है कि अगर आप क्लरिकल की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम एलिजिबिलिटी, मिनिमम एज क्राइटेरिया इज 21 ईयर्स। तो 21 साल ये स्टैंडर्ड हो गया कि 21 साल का तो बंदा चाहिए, है ना, 21 साल का व्यक्ति चाहिए, तो वो मिनिमम एक स्टैंडर्ड दे दिया उन्हें। तो क्राइटेरिया का मतलब है स्टैंडर्ड, क्राइटेरियन भी स्टैंडर्ड ही उसका मतलब है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके, स्टैंडर्ड या मेजर या पैटर्न। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, कुछ भी जो स्टैंडर्ड नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, वो गेस हो सकता है, पॉसिबिलिटी, चेंज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझ गए? आपको क्राइटेरियन का मतलब समझना है। क्राइटेरियन इज नथिंग बट सिंगुलर ऑफ क्राइटेरिया, मतलब क्राइटेरिया ये प्लूरल है, इतना ध्यान में रखो, है ना। हर कोई प्लूरल वर्ड को एस लगेगा ऐसा नहीं है। फॉर एक एग्जांपल, ऐसा ही एक वर्ड है मीडिया। अब मीडिया भी प्लूरल है। मीडिया किसका प्लूरल है, मीडिया मीडियम का प्लूरल है ना। मीडिया इज प्लूरल ऑफ मीडियम, तो मीडियम से मीडिया बना। वैसे क्राइटेरियन से
एरिया बना। समझ गए? चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट, ठीक है, पहले सेंटेंस पढ़ेंगे। एज अ कस्टमर आई एम ऑब्वियसली आउटरेज्ड दैट शी ट्रीट्स मी विथ सच रिजेंटमेंट। मैं एक कस्टमर के तौर पे बोल रहा हूं क्या कि आई एम ऑब्वियसली आउटरेज्ड। आउटरेज मतलब गुस्सा आना ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। दैट शी ट्रीट्स मी, मुझे वो कैसे ट्रीट करती है, विथ सच रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट का मतलब है किसी को बहुत कड़वाहट से देखना, या कड़वाहट भरी नज़रों से देखो, या हाँ कड़वाहट भरी नज़रों से देखना, या उसके बारे में सोचना, वो हो गया रिजेंटमेंट। तो रिजेंटमेंट ये एक नाउन है, अ फीलिंग ऑफ एनवी और जेलसी टूवर्ड्स अनदर। किसी की तरफ बहुत जलन से देखना, कड़वाहट से देखना, है ना, सामने का व्यक्ति बुरा लगना, आगे का व्यक्ति बुरा लगना, इसको कहेंगे क्योंकि तुम्हारे मन में उसके प्रति क्या है, रिजेंटमेंट है ना, उसके प्रति रिजेंटमेंट है, तब हम बोलेंगे। समझ गए? तो सिनोनिम क्या होगा इसका, ग्रज होना, यार सब बुरा हो जाए, दैट इज ग्रज। बिटरनेस, कड़वाहट होना, राइट। एंटोनिम क्या होगा इसका, किसी के प्रति अच्छा लगना, यानी अफेक्शन लगना, हैप्पीनेस लगना या जॉय लगना। तो अगर तुम्हें किसी के प्रति बुरा लगे तो मतलब तुम्हारे अंदर कौन सी फीलिंग है, रिजेंटमेंट की फीलिंग। समझ गए? रिजेंटमेंट। चलो, या एनवी भी हो सकती है, जलन हो रही है तुमको। चलो नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज अनफ्लैटरिंग। अनफ्लैटरिंग, ठीक है, लेट अस रीड द सेंटेंस फर्स्ट। अ वुमन in Florida, a woman in Florida wrote some rather unflattering remarks about a local sheriff in the newspaper. हमने थोड़ी देर पहले फ्लैटर करके वर्ड सुना, देखा भी था यहाँ, है ना। फ्लैटर मतलब क्या, बिल्कुल किसी के सामने नतमस्तक हो जाना, आप बोलो क्या करना है वो करेंगे, दैट इज फ्लैटरिंग। अनफ्लैटर का मतलब क्या होगा, अनफ्लैटर। अनफ्लैटर मतलब उसी में एंटोनिम जो था वही होंगे अनफ्लैटर, जैसे किसी के सामने खड़े रहना, है ना, स्टैंड अप करना, या स्ट्रेटन हो जाना, सीधे हो जाना, या किसी के सामने नहीं झुकना, है ना, सर उठा के बात करना, दैट इज अनफ्लैटरिंग। हम फ्लैटर नहीं हुए और हमें जो कहना था वो कहा। मतलब जैसे यहाँ पे अनफ्लैटरिंग, वुमन ने क्या किया, वुमन इन फ्लोरिडा रोट सम rather unflattering remarks about local sheriff in the newspaper। तो ये वुमन ने क्या किया, वहाँ का जो लोकल शेरिफ था, मतलब जो मेन पुलिस वाला था अपने यहाँ पे जैसे एसपी वगैरह है उस टाइप से, उनके बारे में कड़क शब्दों में अनफ्लैटरिंग रिमार्क्स लिखे, बहुत क्रिटिकल रिमार्क्स लिखे, कड़क शब्दों में उनकी क्या किया, बहुत गालियाँ बकी है ना, बहुत बुरे वर्ड्स नहीं, बट उनको क्रिटिक किया, बराबर है, उनकी गलतियां निकाली, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में उनको अपोज किया या उनको आईना दिखाया। तो अनफ्लैटरिंग का मतलब क्या होगा, क्रिटिकल या अनकॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, है ना, बहुत क्रिटिकल होना या अनकॉम्प्लीमेंट्री होना। सिनोनिम क्या होगा इसका, क्रिटिकल, ब्लंट, या बहुत हार्श वर्ड्स थे, बहुत सीवियर वर्ड्स थे। एंटोनिम क्या होगा इसका, फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग मतलब जो मैंने पहले कहा था, आप जो बोलो वही करेंगे, दैट फ्लैटरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री या अप्रिशिएट, नहीं आपका ही सही है, बहुत अच्छा किए, दैट इज अप्रिशिएट। नहीं आपने जो किया वो गलत है, अगर ऐसा कहा तो वो अनफ्लैटरिंग हो जाए। अंडरस्टूड? चले नेक्स्ट वर्ड पे। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज अलाइन। गाड़ियों का अलाइनमेंट करते हैं, है ना, अलाइनमेंट, तो अलाइन से ही अलाइनमेंट बना है, ठीक है। क्या सेंटेंस है, ऑल ऑफ देम मस्ट नाउ अलाइन अगेंस्ट दी एनिमी। उन सब ने एनिमी के अगेंस्ट अलाइन होने को होना। अलाइन होने को होना मतलब एक साथ आने को होना, एक लाइन में आने को होना, दैट इज अलाइन, ठीक है। एक साथ आना, अलाइन होना, या कोई सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना, दैट इज कॉल्ड अलाइन। तो टू कम टुगेदर इन एग्रीमेंट और अलायंस, अलायंस में आना या एग्रीमेंट में आना। सिनोनिम क्या होगा इसका, एसोसिएट करना, ज्वाइन करना या कोलैबोरेट करना, साथ में आना, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा, विड्रॉ करना,
टर्न्स करना या फ्री हो जाना, अलग अलग भागना। आपके गाड़ियों के टायर, आपके कार के टायर्स अगर अलाइंड है तो चारों चक्के साथ में चलेंगे, नहीं तो एक इधर भागेगा एक उधर भागेगा। गाड़ी की एवरेज पे, परफॉर्मेंस पे का असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। समझ गए? तो अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, साथ में चलना, दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट। क्लियर? तो आई होप यहाँ पे अपने 10 वर्ड्स खत्म हो गए, राइट? हाँ, 10 खत्म हो गए। नाउ वी हैव दिस एडिटोरियल इन फ्रंट ऑफ यू, रीड इट, go through it, we'll discuss it after you read it, ठीक है? ठीक, डन, पढ़ लिया? चलो, लेट अस नाउ रीड इट टुगेदर। क्या बोला है? रॉन्ग हेडेड पॉलिसी। रॉन्ग हेडेड मतलब ये काम नहीं कर रहा था दिमाग, गलत दिमाग से बनाई गई पॉलिसी है। ऑन द कर्नाटक का जॉब फॉर लोकल्स बिल, कर्नाटक की सरकार ने एक बिल लाया था लोकल लोगों को जॉब्स के लिए, तो उस बिल के बारे में ये एडिटोरियल है। ये गलत दिमाग चला, ये ऐसी पॉलिसी बनी, ऐसा ऑथर का कहना है। ठीक है, तो देखेंगे क्या बोला है।
डिस्पाइट द फैक्ट दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर लोकल वर्कर्स हैव बीन प्रूवन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड हैव बीन रिजेक्टेड बाय द कोर्ट्स। क्या बोला है? जबकि पहले ऐसा हो चुका है कि रिजर्वेशन, कहां पे रिजर्वेशन? जॉब्स में रिजर्वेशन फॉर लोकल वर्कर्स, मतलब आप जिस स्टेट के हो उसी स्टेट में आपको नौकरी मिलेगी। इसका प्रावधान अगर कोई सरकार करे तो उसे कहेंगे हम जॉब्स फॉर लोकल वर्कर्स। हैव बीन प्रूवन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको सरकारों ने, इसको न्यायालयों ने, कोर्ट ने पहले ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत है। एंड हैव बीन रिजेक्टेड बाय द कोर्ट्स, और कोर्ट्स ने ऐसे पहले भी जो अटेम्प्ट्स हुए हैं उनको रिजेक्ट किया है। द टेम्पटेशन, टेम्पटेशन जैसे मैंने कहा लालच होना या वो करने की बहुत इच्छा होना। द टेम्पटेशन टू पैंडर टू, पैंडर भी ये वर्ड हमने देखा। पैंडर का मतलब क्या है? आप जो बोलो उसी हिसाब से करेंगे, बराबर है, किसी के सामने सर झुकाना। पैंडर टू नेटिविस्ट सेंटिमेंट्स रिमेन्स अमंग स्टेट गवर्नमेंट्स। तो पैंडर किसको करना है, किसको कर रही है सरकारें? नेटिविस्ट सेंटिमेंट्स को। सेंटिमेंट्स का मतलब क्या होता है? सेंटिमेंट्स का मतलब क्या होता है? सेंटिमेंट्स का मतलब होता है फीलिंग्स, बराबर है। और नेटिविस्ट का मतलब क्या होता है? जो नेटिव है उसकी फीलिंग। समझो कर्नाटक है तो कर्नाटक में रहने वाले लोगों की फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ही काम करेगी सरकार। उसका टेम्पटेशन उनमें बहुत ज्यादा है कि अपने यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए ही काम करो। ऑफकोर्स सरकार वहां के जो लोग हैं उनके लिए ही काम करनी चाहिए, पर सिर्फ उनके लिए तो काम नहीं कर सकती। ये देश है पूरा, यहाँ के सारे लोगों के लिए काम करना चाहिए। राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी, दोनों ने, है ना। रिमेन्स अमंग स्टेट गवर्नमेंट्स। अ केस इन पॉइंट इज द ड्राफ्ट कर्नाटक स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट बिल 2024। अब ये फिर से हो रहा है, इसके लिए अभी कौन सा केस है? अभी का जो केस है जहां पे कर्नाटक ने एक ड्राफ्ट बिल लाया है। ड्राफ्ट मतलब तो पास नहीं हुआ है, उसको कहेंगे हम ड्राफ्ट बिल। कर्नाटक स्टेट एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट बिल 2024। ठीक है, तो ये बिल का बहुत बड़ा नाम है, इसको छोड़ दो। क्लियर्ड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट्स कैबिनेट। वहां पे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार ने की कैबिनेट जो है, कैबिनेट में उसने क्लियर कर लिया। हाउएवर स्टेट लेजिस्लेचर ने अभी उसको क्लियर करना बाकी था। कैबिनेट ने क्लियर कर दिया बट लेटर टेम्परेरीली विथहेल्ड, लेकिन उसको टेम्परेरीली फिर रोक दिया गया। क्यों रोका? फॉलोइंग एन अप्रूवर फ्रॉम इंडस्ट्री हेड्स एंड ट्रेड बॉडीज इन कर्नाटक। वहां पे जो इंडस्ट्रीज है उनके जो हेड्स थे उन्होंने अप्रूवर किया, मतलब सब लोग चिल्लाए, अरे ये क्या कर रहे हो, कैसे चलेगा? सिर्फ लोकल लोगों पे डिपेंडेंसी रहेगी तो बाहर के लोग आएंगे तो कैसा होगा? या हमें अगर काम करने वाले लोग लोकली नहीं मिले तो क्या होगा? ऐसा लोग चिल्लाने लगे, इसलिए फिर उसको टेम्पररीली रोक दिया गया। विथहेल्ड का मतलब क्या है? रोक देना। द बिल envisaged that industries and other establishment, क्या कर रहा था बिल? ये एनविसेज कर रहा था, मतलब सोच रहा था कि क्या करेगा ये बिल कि इंडस्ट्रीज और अदर एस्टेब्लिशमेंट यानी प्राइवेट वाले वुड अपॉइंट लोकल कैंडिडेट्स इन 50% ऑफ द मैनेजमेंट पोजीशंस। मैनेजमेंट पोजीशंस जो होती है उसमें 50% लोग लोकल होने चाहिए एंड 70% ऑफ नॉन मैनेजमेंट पोजीशंस, और बाकी जो लेबर क्लास होता है, वर्किंग क्लास होता है, उसमें 70% लोग लोकल होने चाहिए। एंड सेट स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग लोकल कैंडिडेट्स, और लोकल कैसे चुनेंगे उसके लिए भी क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटक में जो इन्होंने बिल लाया था उसमें इन्होंने ऐसा बोला था कि अगर कोई कर्नाटक का रेसिडेंट है तो सिर्फ नहीं चलेगा, उसको कन्नड़ा आना भी चाहिए, यानी कन्नड़ा लैंग्वेज भी आना चाहिए। तो कन्नड़ा लैंग्वेज अगर आती है तो इट इज़ ओके, तो ही आप रेसिडेंट समझे जाओगे, नहीं तो नहीं। अब जो 50 सालों से वहाँ रह रहा है उसको अगर कन्नड़ा नहीं आती है तो क्या फिर वो रेसिडेंट नहीं हुआ क्या कर्नाटक का? तो दिस वॉज द प्रॉब्लम इन द बिल। तो बहुत स्ट्रिंजेंट कर दिया था, स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया कि उसको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए।
Similar bills were passed in the similar bills were passed in Andhra Pradesh in 2019, Haryana in 2020 and Jharkhand in 2023. इन राज्यों में भी ये ऐसे बिल पास हो चुके हैं. While the Karnataka bill added proficiency in Kannada as one of the criteria, है ना, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इन्होंने कन्नड़ा आनी चाहिए, कन्नड़ा में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए, इसको एक वहां पे पॉइंट बनाया as one of the criteria to define eligibility of the local candidate. The Haryana and Andhra Pradesh laws were largely based on residency criteria, है ना, यानी दोनों जगह थोड़े से विषय अलग थे कि अभी आंध्र प्रदेश और हरियाणा, यहाँ पे क्या बोला था कि लोकल लोग मतलब कौन, जो उस स्टेट में रहते हो, फिर चाहे उन्हें वहाँ की लोकल भाषा आए या नहीं आए, ठीक है. वेयर एज कर्नाटक सरकार ने क्या किया कि वो यहाँ रहते हो उसमें से नहीं चलेगा, उनको यहाँ की लैंग्वेज भी आनी चाहिए. दिस वॉज व्हाट दे एडेड. समझ गए. चलो अभी गो थ्रू द सेकेंड पार्ट, देन वी विल मूव ऑन टू द थर्ड वन. रीड इट. चलो क्या बोला अभी यहाँ पे, द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्वैश्ड द हरियाणा एक्ट इन 2023. ना, पहले ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 2023 में ही हरियाणा ने भी जो ऐसा बिल बनाया था उसको क्वैश कर दिया. क्वैश कर दिया मतलब उसको रद्द कर दिया या रिजेक्ट कर दिया कि ये बिल गलत है, ये नहीं लागू कर सकते. होल्डिंग इट वायोलेटिव ऑफ इक्वालिटी गारंटीड अंडर आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 में जो इक्वालिटी गारंटी की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसको ये वायलेट कर रहा है. वायलेट कर रहा है मतलब उसके अगेंस्ट जा रहा है. एंड फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 इन दोनों को वो वायलेट कर रहा था, इसलिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया. It added that the act went against the rights of citizens from rest of the country. इनका कहना था ठीक है आप लोकल लोगों के लिए तो कर रहे हो, पर रेस्ट ऑफ द कंट्री के जो लोग हैं जिनको वहां पे नौकरियां चाहिए उनके अगेंस्ट क्यों जा रहे हो, उनका तो हक छीन रहे हो ना तुम. तो राइट्स ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड दैट स्टेट्स इनेक्टिंग सच लॉज कुड सेट अप आर्टिफिशियल वॉल्स थ्रू आउट इंडिया.
यानी अब आप क्या कर रहे हो, ऐसे लॉज बना के बाकी के जो स्टेट्स है उनके बीच में आर्टिफिशियल दीवारें तैयार कर रहे हो कि वहां के लोग यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ के लोग वहां नहीं जा सकते। द आंध्र प्रदेश एक्ट इज स्टिल बीइंग हर्ड इन कोर्ट, आंध्रा वाला एक्ट अभी भी कोर्ट में है, उस पर चर्चा जारी है। व्हाइल द झारखंड बिल हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, झारखंड का तो बिल इंप्लीमेंट किया ही नहीं गया अभी तक। अपार्ट फ्रॉम द अफोरमेंशन्ड रीजंस, द कर्नाटक बिल is also violative of article 16(3) that allows for reservation based on residence। क्या करें अभी, ये ऊपर के जो दो है वो तो है ही, पर इसके अलावा कर्नाटक का जो रिजर्वेशन है वो और किसको अपोज, किसको वायलेट कर रहा है, वो वायलेट कर रहा है आर्टिकल 16 को, जिसमें क्या कहा गया है, बेस्ड ऑन रेसिडेंस। ये भी रेसिडेंस अलाउ, रेसिडेंस के बेस पे रिजर्वेशन अलाउ करता है, कौन सा, आर्टिकल 16(3) अलाउज फॉर रिजर्वेशंस बेस्ड ऑन रेसिडेंस, बट किसको, बट लिमिट्स इट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ सरकारी नौकरियों में, सिर्फ पब्लिक जॉब्स में, ठीक है, एंड टू बी एनफोर्स्ड ओनली बाय अ लॉ मेड इन पार्लियामेंट एंड नॉट बाय स्टेट लेजिस्लेचर। यानी आप कहाँ रहते हो इसके बेसिस पे अगर रिजर्वेशन देना है तो वो सिर्फ दो ही केस में दिया जा सकता है, एक वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो यानी सरकारी नौकरी हो, या दूसरा उसके लिए जो लॉ बने वो लॉ पार्लियामेंट बनाए, केंद्र सरकार बनाए, ना कि राज्य सरकार, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती। द टेम्पटेशन, ये जो टेम्पटेशन है, फिर भी ये सब पता है सरकारों को, या पता नहीं होता क्या, सब पता होता है, फिर भी ये जो टेम्पटेशन नहीं करने की लालसा जो है कि नहीं ये हमको करना ही है, द टेम्पटेशन फॉर द कर्नाटक गवर्नमेंट टू कम अप विद द बिल्स दैट प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन फॉर लोकल्स एंड लेबर प्रोटेक्शनिज्म, ये जो टेम्पटेशन है अपने यहाँ के लोकल को और लेबर को प्रोटेक्शन देने का, डिस्पाइट देयर प्रूवन अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, is perhaps motivated by the fact that there is resentment among resident workers। क्या बोला है, ये जो टेम्पटेशन है कर्नाटक की सरकार को ऐसे बिल्स लाने का कि जिसमें रिजर्वेशंस की बात की गई हो लोकल को और लेबर को, उनको बचाने के लिए, प्रोटेक्शनिज्म के लिए, डिस्पाइट, ये होने के बावजूद, क्या होने के बावजूद कि ऐसे बिलों को पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा चुका है, फिर भी ये कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है, इट इज मोटिवेटेड बाय, तो इसका कारण क्या है, इसके पीछे की प्रेरणा क्या है, इसके पीछे की जो प्रेरणा है वो है कि देयर इज रिजेंटमेंट, वहां पे दुख की एक भावना है ना, बुरा सोचने वाली भावना है, किसमें, अमंग द रेसिडेंट वर्कर्स, जो वहीं के लोकल वर्कर्स है उनमें, in better off states that their jobs are being taken over by migrant workers। जो अच्छे स्टेट्स है, बेटर ऑफ का मतलब ऐसे स्टेट्स जहां पे फाइनेंशियल कंडीशन बाकी के स्टेट्स से जरा ज्यादा है, थोड़े से वेल्दी स्टेट्स, अब कर्नाटक इज अमंग वेल्दी स्टेट्स, महाराष्ट्र इज अमंग वेल्दियर स्टेट्स, तो ये जो स्टेट्स है यहाँ के जो वर्कर्स है इन्हें हमेशा ऐसे लगता है कि अगर बाहर के माइग्रेंट, बाहर के या फिर माइग्रेंट, ये जो वर्कर्स यहाँ पे आते हैं तो इनकी वजह से हमारी नौकरियां जाती हैं, और ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग राज्य सरकार को हर्ट करती है, इसलिए राज्य सरकारें ऐसे बिल्स लाती है। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग इन द लास्ट पार्ट। समझ गया पक्का? चले अगले पार्ट पे। लास्ट पार्ट बहुत छोटा सा है, 5-6 लाइन्स का, जस्ट गो थ्रू इट क्विकली।
डन, चले चलो लास्ट पार्ट। दिस इज स्पेशली सो अमंग दोज एस्पायरिंग फॉर जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर। यानी ये जो रिजेंटमेंट की बात हो रही थी, है ना, अभी लास्ट लाइन में, रिजेंटमेंट मतलब बुरी भावना, किसी के प्रति बुरी भावना जो है वो ऐसे लोगों में ज्यादा है, स्पेशली जो एस्पायर कर रहे हैं, जिनको चाहिए, क्या चाहिए, जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर, जिनको प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां चाहिए। वेयर सम एम्प्लॉयर्स हैव sought to exploit migrant workers to work for longer hours। ये ऐसी नौकरियों में जाना चाहते हैं जहां पे एम्प्लॉयर्स क्या कर रहे हैं, पहले से वहां पे एम्प्लॉयर स्पेसिफिकली क्या करते हैं, वहां पे ऐसे लोगों को देखते, सॉर्ट करते मतलब सीक का पास्ट टेंस है, सॉर्ट है ना, साइट का सॉर्ट, ऐसे भी। तो वो माइग्रेंट बाहर से लेबर्स लाते, माइग्रेंट वर्कर्स को लाते और फिर उन्हें एक्सप्लॉइट करते यानी उनसे ज्यादा काम करवा के कम पैसे में ज्यादा काम करवाते, टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स एंड एट लोअर पे विदाउट बेनिफिट्स और सोशल प्रोटेक्शंस। उनको बाकी फिर बेनिफिट्स भी नहीं मिलते और सोशल प्रोटेक्शन भी नहीं मिलता, क्योंकि बाहर से आए हुए लेबर्स है, उनका सपोर्ट करने वाला कौन है, स्टेट गवर्नमेंट भी उनका कुछ सपोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो उनके स्टेट के लोग नहीं है ना। एंड विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट दैट इज अदरवाइज अवेलेबल टू लोकल वर्कर्स। हाँ, अगर लोकल वर्कर्स को लेंगे तो उनका पॉलिटिकल सपोर्ट भी होता है, बाहर से अगर लाए तो उनका पॉलिटिकल सपोर्ट भी नहीं होता। इसीलिए माइग्रेंट वर्कर्स को जनरली कुछ एम्प्लॉयर्स पसंद करते हैं। इफ कर्नाटक इज कंसर्न्ड अबाउट दिस सेगमेंटेशन, अगर कर्नाटक को इससे प्रॉब्लम है, ये सेगमेंटेशन से, सेगमेंटेशन यानी दो पार्ट्स हो गए ना, अभी माइग्रेंट वर्कर एक पार्ट हो गया, लेबर वर्कर एक पार्ट हो गया, मतलब अब दो धड़े हो गए यहाँ पे ऑफ द लेबर मार्केट दैट पिट्स द माइग्रेंट वर्कर अगेंस्ट द लोकल, जो माइग्रेंट वर्कर को पिट कर रहा है लोकल वर्कर से, यानी अब इन दो धड़ों के बीच में लड़ाई हो सकती है। ऐसे अगर वो देख रही है कि ये दो धड़े हो गए, इनके बीच में भी संघर्ष होगा, लड़ाई मतलब एक्चुअली लड़ाई नहीं, संघर्ष होगा कि लोकल को जॉब मिलेगी कि माइग्रेंट को जॉब मिलेगी। इट शुड एनफोर्स लेबर राइट्स फॉर द फॉर्मर एज वेल। अगर कर्नाटक को असली चिंता है तो कर्नाटक सरकार ने क्या करना चाहिए, फॉर्मर को भी राइट्स देने चाहिए। फॉर्मर मतलब कौन, माइग्रेंट वर्कर और लोकल्स बोला है, तो फॉर्मर कौन हो गया, ये माइग्रेंट वर्कर्स ये वाले है ना, और ये लेटर हो गए, तो यहाँ पे फॉर्मर कौन हो गया, माइग्रेंट वर्कर। तो माइग्रेंट वर्कर को भी राइट्स मिलने चाहिए, एक्चुअली इस पे काम करना चाहिए कर्नाटक सरकार ने। एंड बाय कर्बिंग एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस, कर्ब करना, हमने देखा है वर्ड ये, कर्ब करना मतलब रोकना, कम करना, एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस को कर्ब करना, है ना, जिससे बाहर से आए हुए लेबर्स का शोषण नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट कुड क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल वर्कर्स, इससे क्या होगा, फिर सबके लिए एक समान कायदा, समान क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटीज बन पाएंगी। फिर प्रोटेक्शनिज्म, यानी अगर हम ये प्रोटेक्शन वाले एटीट्यूड में रहे कि नहीं अपने लोग हैं इनको बचा के रखना है, तो ग्रो कैसा करेंगे। प्रोटेक्शनिज्म फॉर द लोकल वर्कर्स एंड पैरोकियलिज्म इज नॉट द आंसर। प्रोटेक्शनिज्म भी इसके लिए आंसर नहीं है और पैरोकियलिज्म भी नहीं है। पैरोकियलिज्म का मतलब होता है संकुचित मनोवृत्ति, है ना, बहुत छोटी सोच यानी पैरोकियलिज्म। तो अगर इस छोटी सोच से काम करेंगे हम लोग कि नहीं यहाँ के लोगों को नौकरियां मिल जाए, फिर देश भर के लोगों का क्या, इनको आना है, जो तुम्हारे यहाँ के काम करना चाहते हैं उनको सबको अपॉर्चुनिटी सेम मिले। दिस इज व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट, द एडिटोरियल इज अबाउट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस I have some questions for you, जिसके आंसर्स आपको कमेंट में देने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज डिड द हरियाणा बिल वायलेट। हरियाणा बिल ने कौन से लॉज को वायलेट किया, आंसर आपको देना है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नॉट पास द बिल फॉर रिजर्वेशन ऑफ लोकल लेबर्स। नीचे कुछ स्टेट्स के नाम दिए हैं, इनमें से कौन से स्टेट ने अभी तक लोकल लेबर्स के लिए कोई ऐसा बिल पास नहीं किया है रिजर्वेशन के लिए। तीसरा, आपको सिनोनिम ढूंढना है पैरोकियलिज्म का, अभी बताया मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले, तो पैरोकियलिज्म के लिए आपको सिनोनिम ढूंढना है, बहुत इजी हो जाएगा इसमें से। फिर आपको एक फ्रेज दी गई है यहाँ पे, बेटर ऑफ, ये बेटर ऑफ का आपको सिनोनिम ढूंढना है, सेम मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है नीचे के ऑप्शंस में से। और लास्ट में
व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द टर्म नेटिविस्ट सेंटिमेंट, है ना, नेटिविस्ट सेंटिमेंट्स का मतलब क्या है, इनमें से ये आपको बताना है, राइट। तो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू एंड फाइनली लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन ग्रामर। छोटे छोटे सेंटेंसेस है, लेट अस डू इट क्विकली। पहला सेंटेंस, गो थ्रू इट। पहले सेंटेंस का एरर मुझे आप लोग बताओ, क्योंकि ये पिछली ही क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे करना है। चलो डू इट, मेरे से पहले आपका हो जाना चाहिए। हो गया, डन। नाइदर आई नॉर माई सिस्टर्स वॉज इंटरेस्टेड इन लर्निंग म्यूजिक। हमने पिछली ही क्लास में देखा कि अगर आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर ऐसा कुछ रहा तो जो इसके बाद में होता है उसके हिसाब से वर्ब बदलेगा, या आगे अगर प्रोनाउन भी है तो वो भी बदलेगा। तो इट इज ऑलवेज समथिंग दैट कम्स आफ्टर नॉर, बराबर है। तो नॉर के बाद क्या आया, माई सिस्टर्स, माई सिस्टर्स इज प्लूरल, तो ये प्लूरल है तो प्लूरल के लिए वॉज नहीं लगता, क्या लगेगा, वेयर। ये जो भी बता रहा हूं ना मैं, ये सारा इंग्लिश के जो बेसिक का कोर्स हमने बनाया है रेडिएंट एकेडमी की ऐप पे, उसमें ये सारा डिटेल में एक्सप्लेन करके दिया है, ये सारे रूल्स, ये सारे कैसा काम करता है कैसा नहीं होता है। इफ यू वांट टू परचेज इट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। RAC20 का कोड डालना है, 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, शी इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विद द फूड आई कुक। चलो पढ़ लो ये सेंटेंस, मैंने तो पढ़ लिया, अब आप देखो फिर से कुछ मिलता है क्या। शी इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विद द फूड आई कुक, देखो। अब यहां एक बात समझनी पड़ेगी कि ऑलवेज बोला है, ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हरदम, है ना, एवरी टाइम। तो जब कोई चीज हमेशा करने वाली होती है तो उसे कंटिन्यूअस में नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जो चीज आप रोज करते हो या हमेशा करते हो, इट हैज टू बी टोल्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे टेंस में प्रॉब्लम है। शी इज ऑलवेज फाइंडिंग गलत है, यहां चाहिए शी ऑलवेज फाइंड्स, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। शी ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद द फूड आई कुक, सिंपल प्रेजेंट टेंस। रोज की बात शुड बी टोल्ड इन सिंपल प्रेजेंट। चलो थर्ड, गो थ्रू इट, तीसरा पढ़ो। पढ़ लिया, मिला कुछ, क्या बोला है, दिस टेस्ट कंप्राइजेस ऑफ ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग कंप्रेहेंशन। ठीक है, अभी यहां पे ऑफ जो है ना, ऑफ वो कंप्राइजेस के साथ नहीं लगता। दो वर्ड्स है, एक है कंप्राइजेस, दूसरा है कंसिस्ट्स। कंसिस्ट्स के साथ ऑफ लगता है, कंप्राइजेस के साथ नहीं लगता, है ना। तो यहां से आपको ऑफ निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर कंप्राइजेस की जगह कंसिस्ट लगाना पड़ेगा, कुछ तो भी एक करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस टेस्ट कंसिस्ट्स ऑफ ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग, वो कर सकते हो, या फिर दिस टेस्ट कंप्राइजेस ग्रामर, वोकैबुलरी एंड। तो अगर कंप्राइजेस है तो यहां से आप ऑफ बिल्कुल निकाल सकते हो। तो प्रॉब्लम, एरर जो है वो इस पार्ट में। चलो गो थ्रू दी फोर्थ सेंटेंस। मिला कुछ, मिल गया होगा, बहुत इजी है। द विलेज विथ इट्स हाउसेस, विथ ऑल इट्स हाउसेस वेयर फ्लडेड बाय द रिवर। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ध्यान में नहीं आता तो देखो, हमेशा पहले वर्ब देख लिया करो। वर्ब कौन सा है, फ्लडेड, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो गए वेयर फ्लडेड।
कौन वेयर फ्लडेड, हाउसेस वेयर फ्लडेड कि विलेज वेयर फ्लडेड? विलेज। अब विलेज के लिए वेयर यूज कर सकते क्या फिर? नहीं, तो वेयर नहीं लगेगा, क्या लगेगा? वॉज। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वेयर फ्लडेड के लिए वो विलेज है ना, विलेज में बाढ़ आई थी। विथ ऑल इट्स हाउसेस, ये जो पार्ट है ये वो विलेज के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है। तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो है विलेज, तो दिस इज सिंगुलर, इसलिए यहाँ वेयर नहीं, क्या लगेगा? वॉज। चलो लास्ट सेंटेंस, लास्ट पार्ट। ये ऐसा ही एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में भी देखा है। मिला कुछ? कल हमने देखा ना, हार्डली वाला एक सेंटेंस देखा था, नो सूनर वाला एक सेंटेंस देखा था, है ना, कि नो सूनर के बाद या हार्डली के बाद या स्कार्सली के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। अब ये भी सेंटेंस वैसा ही है। स्कार्सली शी हैड हर्ड द न्यूज व्हेन शी फेंटेड, तो स्कार्सली शी हैड चलेगा क्या? नहीं चलता, हैड इधर होना चाहिए और शी इधर होना चाहिए। तो सेंटेंस शुड बी स्कार्सली हैड शी, स्कार्सली हैड शी हर्ड द न्यूज व्हेन शी फेंटेड। तो स्कार्सली हो गया, हार्डली हो गया, नो सूनर हो गया, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कम फर्स्ट एंड देन कम्स दी। क्लियर? तो आई होप मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दैट वाज टॉट टुडे। खुद भी रोज 10 नए वर्ड्स निकालने की कोशिश करो। ये रोज का करना मुश्किल है आपके लिए, एंड दैट इज व्हाई वी ब्रिंग दिस क्लास टू यू, ताकि आपको ना करना पड़े। ठीक है, चलो, तो लेट अस स्टॉप हियर विद दिस। थैंक यू वेरी मच।